हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक पेपर लिया। इस पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्ड करने पर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पेपर को जब अपन ने फोल्ड किया तो इस क्या हुआ, इसकी आकृति में, आकार में परिवर्तन आ गया। और इसी प्रकार के परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए, उस पेपर को हमने क्रश कर दिया। तो क्रश करके एक पेपर बॉल अपन ने बना ली है यहाँ पर। यहाँ देखोगे तो पेपर को अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो पेपर को पहले अपन ने फोल्ड किया, फिर उसे क्रश किया और फिर अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो सभी जगह अगर आप देखोगे तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यहाँ आप देखोगे तो आपको एक लीफ दिखाई दे रही है, एक पत्ती दिखाई दे रही है। अब ये पत्ती जो है वो हरे रंग की है। इसके बाद ये पत्ती जो है ये पीले रंग की है। तो हरे रंग की पत्ती जब सूख जाती है तो पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या आप इस पीले रंग की पत्ती को वापस से हरे रंग की पत्ती में परिवर्तित कर सकते हो, हरी पत्ती में बदल सकते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, दोबारा से पहले वाली चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। यहाँ आप देखोगे तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पेंसिल का टूटना। तो ये पेंसिल जो है ये टूट रही है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पेंसिल का जो मूलभूत पदार्थ है वो पदार्थ इसमें परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ बटर पिघल रहा है। तो किसी भी चीज़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंजेस में आता है। यहाँ आप देखोगे तो ये जो लकड़ी है ये लकड़ी जल रही है। तो लकड़ी के जलने से क्या बनेगी? राख बनेगी, जो कि नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ जब भी बनता है उसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। राख को वापस से लकड़ी में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। नीचे देखोगे आप तो एग है, अंडा है। अंडे से ऑमलेट बन जाता है, तो ऑमलेट से वापस आप अंडा नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। चित्र में आप देख रहे हो कि पानी से बर्फ बन रहा है। तो पानी से बर्फ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ठंडा करना पड़ता है, मतलब फ्रीजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी? बर्फ प्राप्त होगी या आइस प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जल होता है, जल आप जानते हो क्या होता है? H2O होता है। और आइस भी जो होती है, आइस में भी जो जल के अणु होते हैं वो H2O के रूप में ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है आणविक स्तर पर। यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। तो इस वजह से इस परिवर्तन को कहेंगे अपन भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो पानी है वो द्रव अवस्था में होता है, जो बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है। आगे आप देखोगे तो वापस से अगर अपन चाहें तो बर्फ़ को गर्म किया जाए, हीट दी जाए इसको, तो हीट देने पर क्या होगा? ये वापस से किस में परिवर्तित हो जाएगी? पानी में बदल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भी क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो पानी से बर्फ़ का बनना या बर्फ़ से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ भौतिक परिवर्तन के आपको उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आइसक्रीम का पिघलना। कहीं भी कोई भी उदाहरण आ जाए, कोई चीज़ पिघल रही है तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। यहाँ पर दूसरा आप अगर देखोगे तो यहाँ पर लकड़ी को काट रहा है ये व्यक्ति। तो लकड़ी का कटना, लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो पदार्थ होगा वो एक जैसा ही होगा उन टुकड़ों का और उस लकड़ी का। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भी क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यहाँ तार का मोड़ना, कांच का टूटना या पेंसिल का टूटना, ये सभी कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो वृक्ष होता है, वृक्ष से जो लकड़ी हमने काट ली, लकड़ी का टुकड़ा काट लिया, तो लकड़ी का टुकड़ा के जो आणविक स्तर है, अणु हैं, वो वैसे ही हैं जैसे वृक्ष की लकड़ी के थे। तो मतलब वृक्ष की लकड़ी और उस टुकड़े की लकड़ी
बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर अपने कोई परिवर्तन पदार्थ में देखने को नहीं मिला, तो इस परिवर्तन को भी क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर आप देखोगे तो उस लकड़ी के टुकड़े को हमने जला दिया। इस लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगी? राख प्राप्त होगी। तो राख जो है ये लकड़ी के टुकड़े से अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। तो किसी भी चीज़ को जलाने पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उससे जो राख बनी उसके गुण उस लकड़ी के समान नहीं होंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि जो लकड़ी है, लकड़ी के जो अणु हैं वो अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, और जो राख के जो अणु हैं वो अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की जो आणविक संरचना है, अणु है, वो अलग अलग है, दोनों के गुण जो हैं वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ आप देख सकते हो कि लकड़ी से राख तो बनाई जा सकती है, लेकिन राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो हम राख तो बना सकते हैं, लेकिन राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है, दोबारा वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती, और दोबारा जब वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कागज़ का जलना। कागज़ के जलने पर वापस उसे कागज़ में नहीं बदला जा सकता। कील पर जंग लगना, कील या लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है, कीलों पर जंग लग रहा है। दूध का उबलना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनाने के बाद वापस से आप दूध नहीं बना सकते। फलों का पकना आदि कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो चलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपको दिया है भौतिक परिवर्तन और राइट साइड पे आपको दिया है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? नंबर 1, यह उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, और यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? जैसे अपन पानी से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से वापस पानी में बदला जा सकता है, तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब जिसमें पहले वाली चीज़ प्राप्त की जा सकती है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई, दोबारा उसे पहले वाली चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे लकड़ी से राख बनी, तो राख से दोबारा आप लकड़ी नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 2 में देखिए भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर आप देखोगे तो नया पदार्थ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही आपने बना दिया तो नया पदार्थ प्राप्त हो गया ना आपको, तो वापस से आप उसका दूध नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन जो था, जो पेपर था, पेपर को हमने मोड़ा था, तो मोड़ने पर वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल उसके आकार में परिवर्तन हुआ था, नया पदार्थ हमें नहीं मिला था। तो वो कौन सा परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तो बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ है बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, तो बर्फ़ का पिघलना जो उदाहरण है, ये बर्फ़ का पिघलने के लिए क्या ज़रूरत होती है? ऊष्मा की ज़रूरत होती है, और बहुत ही कम ऊष्मा में बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है, इधर की साइड पर देखिए रासायनिक परिवर्तन की तरफ। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मा अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकलती है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर लकड़ी का जलना। तो लकड़ी जब जल रही थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकल रही थी, प्रकाश ऊर्जा निकल रही थी, प्रकाश भी हो रहा था क्योंकि आग लग रही थी, और ऊष्मा भी उससे निकलती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन में प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी का जलना। और एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा लिया अपन ने, मान लिया हमने एक चूना पत्थर लिया। ठीक है, ये चूने का पत्थर है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
CaO। इसके अपन ने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ लिया। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे ये चूने पत्थर के जैसे होंगे, तो इन्हें भी कैल्शियम ऑक्साइड कहा जा सकता है। कोई नया पदार्थ नहीं बना, यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन देखें कैल्शियम ऑक्साइड को CaO की अभिक्रिया अगर हम जल से करवाएं, ठीक है, जल से करवाएं, H2O से करवाएं, तो H2O से कराने पर क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर CaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। जो कि चूने का पानी है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूने का पानी होता है। तो यहाँ पर हमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि अपन ने चूना पत्थर लिया, चूने पत्थर को तोड़ा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने से भी क्या हुआ? केवल उसका आकार परिवर्तन हुआ, लेकिन वो अभी भी कैल्शियम ऑक्साइड ही है, कोई चेंज उसमें नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इधर देखोगे रासायनिक परिवर्तन में, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया जल से करवाई, तो जल से कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, है ना। CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त हुआ, जो कि क्या है? चूने का पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हुई? नई चीज़ प्राप्त हुई है, कोई नया पदार्थ प्राप्त हुआ है, इसलिए इस परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ पर हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिला है, इसलिए इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना तत्व। तत्व क्या होते हैं? एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ या साधारण पदार्थ से बनाया जा सकता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ या साधारण पदार्थ से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें न तो बनाया जा सकता है, न तो तोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया से भी उसे नहीं बनाया जा सकता। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार से के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अन्य तत्व उसमें नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम का सूत्र है Na, कैल्शियम का सूत्र है Ca, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत जो है वो H है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? तत्वों के उदाहरण हैं। तो ये तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तत्व के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं तत्व? तो तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। धातु, अधातु तथा उपधातु। धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है? चलिए इनको देखते हैं। उपधातु को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन धातु और अधातु को समझ लेते हैं। तो धातु की बात करें तो धातु क्या होती है? पॉइंट नंबर 1 देखिए, चमकदार होती हैं, ठीक है। और अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती है, ठीक है। धातुएं तो चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती है, क्योंकि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसलिए चमकदार होती है, और अधातुएं चमकदार नहीं होती। जैसे सोना है, एक धातु है, उसमें चमक होती है। चांदी है, उसमें चमक होती है। लोहा है, उसमें भी एक प्रकार की चमक होती है। उस पर जंग चढ़ जाता है, इसलिए वो चमक दिखाई नहीं देती। लोहे को जब अपन काटते हैं, या उसको अगर आप किसी कील की सहायता से अगर उस पर उसको रगड़ो, तो अंदर से वो लोहा कैसा निकलता है? चमकदार निकलता है। और अधातुएं जो होती हैं उनमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2, आघातवर्धनीय होती है। धातुएं जो होती है वो कैसी होती हैं? आघातवर्धनीय होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब है पीट कर उसके चद्दर बनाई जा सकती है, ठीक है। तन्यता का मतलब है कि उनको खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। अगर अधातु की बात करें तो आघातवर्धनीय नहीं होती है, ठीक है, तन्य नहीं होती हैं, भंगुर होती हैं। अधातुएं जो होती है आघातवर्धनीय नहीं होती है, उनके तार वगैरह नहीं बनाए जा सकते, पीट कर चादर उसकी नहीं बनाई जा सकती, और भंगुर होती है, मतलब अगर इनको पीटा जाए तो ये बिखर जाती है। जैसे कोयला है, कोयले को अगर आप हथौड़ा मारोगे तो कोयला 2 भागों में नहीं टूटेगा, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये उसका भंगुरता का गुण है, ठीक है। तो
ये होती है धातु और धातु में अंतर। तीसरे नंबर का अंतर जो है सोनोरस होती है। जो धातुएं होती है सोनोरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। लोहे की चीज़ है या फिर स्टील की चीज़ है या फिर तांबे की चीज़ है, इनको अगर आप मारोगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि, उनमें अच्छी सी ध्वनि उसमें पैदा होती है। और जो अधातु हैं वो सोनोरस नहीं होती इन, ठीक है, सोनोरस नहीं होती, मतलब इसमें विशेष प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसी गुण के कारण धातुओं के वाद्य यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं। मंदिरों की घंटियाँ जो होती है वो धातुओं की बनी होती है। तो जो भी ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीज़ होती है वो धातु से बनी होती है, ना कि अधातु से। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो जितनी भी धातुएं होती है क्या होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसलिए आप जानते हैं कि जितने भी तार हैं जो विद्युत के लिए उपयोग में लिए जाते हैं घरों में, वो काय के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं या लोहे के भी बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो ये क्यों बने होते हैं, इन धातुओं के क्यों बने होते हैं, क्योंकि धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती है, ताप की सुचालक होती है, और अधातुएं जो होती हैं कुचालक होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, उदाहरण है इनका सोना, लोहा इत्यादि। तो ये काय के उदाहरण है, धातु के उदाहरण है। और अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस जो है ये अधातु के उदाहरण है। तो ये बात हुई अपनी धातु और अधातु की। अब बात करते हैं उपधातुएं क्या होती है। ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। तो ऐसे तत्व जो धातु भी नहीं होते और अधातु भी नहीं होते, दोनों के ही थोड़े थोड़े गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ये दोनों के ही गुण दर्शाते हैं। चलिए बात करते हैं मिश्रण तथा यौगिक में अंतर की। मिश्रण और यौगिक की ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो मिश्रण में देखिए पॉइंट नंबर 1, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो तत्व या यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक की बात करें तो एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा और यहाँ पर क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। मिश्रण में पॉइंट नंबर 2 देखिए, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, लेकिन इसका जो संगठन है वो आप परिवर्तन कर सकते हो। इसका जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, आप चाहो तो उसको परिवर्तन कर सकते हो। यौगिक में पॉइंट नंबर 2 देखिए, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। जो नया पदार्थ बनेगा उसका जो संगठन होगा, रासायनिक संगठन, वो सदैव स्थायी होगा। अब संगठन की बात आ रही है, संगठन क्या चीज़ होती है, आइए समझते हैं। जैसे H2O है, ठीक है, H2O, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 तो क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये इसका क्या है, रासायनिक संगठन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे NaCl है, NaCl, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो कि अपना नमक होता है, साधारण नमक के रूप में इसको अपन यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। तो इसमें एक ही तो क्या है, सोडियम है, और एक ही क्या है, क्लोरीन है। तो एक क्लोरीन और एक सोडियम से मिलकर बना होता है, मतलब इसका संगठन निश्चित होता है। कहीं भी जाकर आप देख लोगे तो जल जो होगा वो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा, और जो सोडियम क्लोराइड होगा वो एक सोडियम और एक क्लोरीन से ही मिलकर के बना होगा। तो इसे ही रासायनिक संगठन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। तो मिश्रण में जो भी घटक होते हैं उनके वो अपने पर्सनल गुण धर्मों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में यौगिक में, तो नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना। तो इसमें जो गुणधर्म होंगे नए पदार्थ के वो बिल्कुल ही भिन्न होंगे। घटकों को, पॉइंट नंबर 4 देखिए, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो भौतिक विधियों का उपयोग करके, छानना, बीनना वगैरह ऐसी विधियों का उपयोग करके इसको अलग किया जा सकता है। इसके जो भी घटक अपन ने मिलाए हैं, जिनसे बना हुआ है मिश्रण जो है, जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है उन्हें पृथक किया जा सकता है। इधर देखिए दूसरी साइड पर,
घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, लेकिन जो यौगिक हैं उनमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही इनको अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण के उदाहरण देखिए, लोहा तथा गंधक का मिश्रण, और यौगिक के उदाहरण देखिए, गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो केवल दोनों को अपन ने ऐसे ही मिक्स कर दिया, लोहे को और गंधक को, लेकिन यहाँ पर क्या किया, इनकी अभिक्रिया कराई, और अभिक्रिया कराने पर आयरन सल्फाइड बना, जो कि एक नई चीज़ है, एक यौगिक है। इसके गुण बिल्कुल ही भिन्न होंगे, बस फर्क यही है, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई थी और यहाँ पर अभिक्रिया हुई थी। स्थिर अनुपात का नियम आता है। फिर स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। तो जो भी कोई यौगिक है, यौगिक हमेशा क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, जैसे कि द्रव्यमान के आधार पर। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, मतलब H2O जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 होता है। तो कहीं भी आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो इसी अनुपात में मिलेंगे, तो ये क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।